देखिए थोड़ा सा, चलो अगेन दो। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था, है ना। पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे पॉलिटिकल साइंस का, और जिसमें हम लोग पहला टॉपिक में हम लोग पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहला क्लास था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये पॉलिटिकल साइंस अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आगे का बाकी सारा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। तो जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर नहीं पढ़े हो, एक बार जाके पढ़ लेना। वहां पे पढ़ना यही है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लाइक ट्रेडिशनल स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उनका नजरिया क्या है पॉलिटिकल साइंस को समझने और पढ़ने का। बट आज के जो आधुनिक जो स्कॉलर्स आए हैं वो लोग पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स को जो है एक अलग तरीके से देखते हैं। बट आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट। ये जो स्टेट जो है यहां से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना। पॉलिटिकल साइंस पहला हम लोग का चैप्टर था, उसके बाद दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में स्टेट। अब बात आता है कि स्टेट होता क्या है। ऐसे तो हम लोग स्टेट कहते हैं, नॉर्मली हम लोग वेस्ट बंगाल को स्टेट करते हैं। नॉर्मली जब हम लोग से कोई पूछता है कि कौन सा स्टेट पे रहती हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं, है ना। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जो है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में याद रखना, पॉलिटिकल साइंस के भाषा में स्टेट को जो है हमेशा कंट्री कहा जाता है। यानी स्टेट को हमेशा एक देश को स्टेट कहा जाता है, एक स्टेट को देश कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में। यानी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस द कंट्री इज कॉल्ड स्टेट। यहां पे और जो हम लोग वेस्ट बंगाल को स्टेट कहते हैं ये गलत कहते हैं। तो जो चीजें कई दफा जो है समाज में सामान्य लोग जो है उसको कहते हैं और हम लोग भी उसी को मान लेते हैं, चूंकि हम लोग उसी पर्यावरण में पले बड़े हैं। समाज के लोग जो कहते हैं हम लोग उसी तरीके का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एज द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू शुड अंडरस्टैंड और यू शुड नो दैट स्टेट कैन बी कॉल्ड इन द पॉलिटिकल साइंस फॉर द कंट्री। स्टेट का इस्तेमाल एक देश के लिए होता है। सो इंडिया इज स्टेट, पाकिस्तान इज स्टेट, चाइना इज स्टेट। जितने भी जो देश हैं वो सबको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट कहा जाता है। सब जगह स्टेट तुमको दिखेगा, बट तुम सब जगह स्टेट को देश समझोगे। समझ में आया यहां पे एक चीज। अब बात करते हैं कि स्टेट होता क्या है। तो नॉर्मली स्टेट एक ऐसा पंछी का नाम है जो पंछी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन बस हमारा एक हाइपोथेटिकल थॉट है कि हाँ हम इसको स्टेट कहते हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी सी बट वी कैन फेल्ट इट। कुछ ऐसी चीज होती है जिस चीजों को देखना हमारे संभव नहीं होता है, लेकिन उन चीजों को हम लोग महसूस करते हैं, उस चीजों को हम लोग फील करते हैं कि नहीं ये चीज एग्जिस्ट करता है। तो वही स्टेट। स्टेट वास्तव में और देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हर समय हम लोग को फील होता है, हर समय हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम लोग एक स्टेट में रहते हैं और हम लोग स्टेट के एक नागरिक हैं। लेकिन वास्तव में स्टेट बोल के कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टेट इज रेफर्स टू द पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ द पीपल। एक लोगों का संगठन को जो है हम लोग स्टेट कहते हैं, बट वो लोगों के संगठन से बना हुआ है जिसको नाम दे दिया गया स्टेट। तो एक तरीके का स्टेट क्या हो गया, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब एक ऐसा चीज जो वास्तव में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग का एक मानना है, एक धारणा है, समझा दिया गया है, बुझा दिया गया है शुरू से कि यही स्टेट कहा जाता है, तो हम लोग उसको जो है स्टेट मानते हैं। हवा, कोई देख नहीं सकता हवा को, बट महसूस कर सकता है। उसी तरीके से स्टेट, तो आप खोजने जाओगे कहां पे स्टेट है, तो स्टेट कोई पंछी का नाम नहीं और कोई चीज नहीं है कि जो मिल जाएगा। स्टेट एक लोगों के संगठन को जो है सामूहिक रूप से उसको स्टेट और राज्य कहा जाता है। तो एक्चुअली एक कंट्री को ही स्टेट कहा जा रहा है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब ये होता है।
अब बात आता है कि जो स्टेट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता कहां से है। तो जैसे हर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और हर महत्वपूर्ण आइडिया या तो ग्रीक से आया है या तो रोम से आया है, उसी तरीके से आइडिया ऑफ स्टेट इज ऑल्सो कम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक। यानी आइडिया ऑफ स्टेट जो है, यानी जो ये स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये स्टेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्राचीन ग्रीस से क्या होता है, शुरुआत होता है। ग्रीस में क्या होता था, बहुत छोटा 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 देश हुआ करता था, जहां पे एक देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके का बॉर्डर शेयर नहीं करता था, यानी किसी भी तरीके का आपसी सीमा ये लोग शेयर नहीं करते थे। अब बात आता है कि ये तमाम ग्रीक के जो देश थे वो आपसी सीमा शेयर क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इन दोनों का सीमा लगता ही नहीं था, बॉर्डर लगता ही नहीं था, क्योंकि सबके सब जो देश थे ये लोग वाटर से एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। आइलैंड था, छोटा छोटा आइलैंड था, और उस आइलैंड पे उस आइलैंड पे कुछ लोग रहा करते थे। ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग रहा करते थे। और उस जो लोग रहा करते थे, उस स्टेट को, उस आइलैंड को वो लोग बहुत ही अच्छी भाषा में कहते थे पॉलिस। और पॉलिस का इंग्लिश मतलब होता है सिटी स्टेट, यानी नगर राज्य। पॉलिस जो कि ग्रीक के लोग अपने संगठन को क्या कहते थे, जहां पे रहा करते थे, जिस देश में, जिस आइलैंड में रहा करते थे, उसको वो लोग अपने ग्रीक लैंग्वेज में पॉलिस कहते थे। बट उस ग्रीक लैंग्वेज पॉलिस का मतलब होता है इंग्लिश में सिटी स्टेट, और जिसका मतलब होता है नगर राज्य। और आज इसी सिटी स्टेट को मॉडर्न टाइम में हम लोग डायरेक्ट कह देते क्या, स्टेट। तो हम क्या कहें, द एंशिएंट आइडिया ऑफ state is come from Greek city state, but modern idea of state is come from Italy, यानी रोम। देखो यहां पे दो कॉन्सेप्ट आता है कि सबसे पुराना स्टेट का आइडिया कहां से आया, तो एंशिएंट ग्रीक से आया, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक में सबसे पहले छोटा छोटा आइलैंड हुआ करता था, जिसको लोग वहां पे पॉलिस कहते थे, यानी सिटी स्टेट कहा करते थे। बट सिटी स्टेट ये बहुत छोटा होता था, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था, एक सेपरेट गवर्नमेंट हुआ करता था, एक सेपरेट वहां के उस गवर्नमेंट का अपने लोग हुआ करते थे, अपना टेरिटरी हुआ करता था। वहां पे उस टेरिटरी को चलाने के लिए एक रूलर होता था, जो गवर्नमेंट के लोग इलेक्ट करते थे, और वो क्या करता था, उस आइलैंड को चलाता था। तो सबसे पहला जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया छोटा रूप में, वो तो आया एंशिएंट ग्रीक में। लेकिन आज का जो स्टेट है, जो इतना बड़ा है, इतना लार्जर साइज है, इतना लार्जर पॉपुलेशन है ना, इतना एकदम मतलब क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में आज हम लोग स्टेट देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट यानी मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट कहां से आया, आइडिया ऑफ स्टेट इज कम्स फ्रॉम ग्रीक, नो डाउट। लेकिन मॉडर्न आइडिया अगर तुमसे कुछ कोई बोल दे कि मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट यानी आधुनिक समय में स्टेट का आइडिया कहां से आया, तो आधुनिक समय में स्टेट का आइडिया कहां से आया, इटली, रोम। रोम बाद के समय में जो है एक बहुत बड़ा स्टेट क्राफ्ट बनाया। रोम में सिटी स्टेट को क्या कहा जाता था, रोम में एक नाम था जिसको कहते थे सिविटास। क्या नाम था, सिविटास, जिसको वहां पे कहा जाता था स्टेट, यानी आज जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं। पहले रोम में भी क्या होता था, एक छोटा छोटा वहां पे आइलैंड हुआ करता था, वहां के अपने लोग हुआ करते थे, वहां का अपना सरकार हुआ करता था, वहां पे वो सरकार कानून बनाती थी, और वो सरकार जो है आज जैसे हमारा देश हमको चला रहा है ठीक उसी तरीके से चलाते थे। बस अंतर ये था कि आज हमारा बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उनका उस समय क्या था, जनसंख्या कम हुआ करता था। जितना भी स्टेट हुआ करता था उनकी जनसंख्या स्मॉल हुआ करती थी, बट था तो स्टेट थी। इसीलिए मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट इज कम्स फ्रॉम इटली। और इटली में उस समय रोम से, मतलब रोम में उस समय जो स्टेट हुआ करता था उसको किस नाम से जाना जाता था, सिविटास। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं, आया। आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे ये जो शब्द हम लोग देख रहे हैं स्टेट,
एकदम पूरा डीप और पूरा डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं। ये हम लोग जो शब्द आज इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेट, और ये आज शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक पुराना जिसको पहले पॉलिस कहा जाता था ग्रीक में और सिविटास कहा जाता था रोम में, आज के समय में जो है बड़ा राज्य के लिए जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, जिसकी जनसंख्या, जिसका जो टेरिटरी है यानी जो सीमा है, जो जमीन है वो बहुत बड़ा है ना, जिसका एक बहुत ताकतवर सरकार है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे भी तो वही तमाम चीजें, बस सब कुछ क्या है, थोड़ा डेवलप्ड है, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा लार्ज साइज में है, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट। लेकिन ये स्टेट शब्द का इस्तेमाल किसने किया? एंशिएंट ग्रीक में तो इसको सिटी स्टेट यानी पॉलिस कहा जाता था, रोम में तो इसको सिविटास कहा जाता था। लेकिन ये जो स्टेट नामक वर्ड जो था, ये कौन दिया? ये वर्ड एक इटालियन फिलोसफर दिया। यानी फर्स्ट टाइम द टर्म स्टेट वाज यूज्ड बाय इटालियन फिलोसफर। एक इटली का बहुत ही मशहूर, इटली का एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति जिसको कहा जाता है मेकियावेली, जिसको कहा जाता है, जिस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने इटली में रेनेसा का शुरुआत किया, उस व्यक्ति का नाम था मेकियावेली। इस स्टेट शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो एक इटालियन फिलोसफर था जिसका नाम था मेकियावेली। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। अगर क्लास ठीक ठाक तरीके से करते हो, चीजों को समझते हो, तो हमको नहीं लगता है कि क्लास के अलावा भी तुम लोग को पढ़ने की जरूरत है। बस तमाम जो नोट्स दे रहे उसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि जितना हम नोट्स दे रहे सारा पढ़ाया हुआ चीज है। एक दो इधर हो सकता है तो हम पढ़ाते समय कुछ चीज भूल जाते, तो हो सकता है नोट्स में हो, और ऐसे भी हो सकता है कि कई दफा नोट्स में जो चीज हम पढ़ाए वो चीज ना हो। नोट्स इसलिए दिया जाता है कि ये क्लास करके कुछ एक बार देख लो। तो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लास करने के बाद तुमको और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, क्योंकि सारा कुछ हम यहाँ पे एक एक लाइन से सारा कुछ बता दे रहे हैं, कुछ चीज नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखो मेकियावेली जो कि कौन था? इटालियन फिलोसफर, एक इटली का एक मशहूर दार्शनिक था। हाँ, अब फिलोसफर का मतलब क्या होता है बताए थे क्या इसके मतलब? फिलोसफर का हिंदी मतलब होता है दार्शनिक, पर फिलोसफर होता कौन है और कहते किसको है? क्या सब लोग फिलोसफर होते? नहीं। फिलोसफर उस शख्स को कहा जाता है जो किसी सब्जेक्ट में उसको डीप नॉलेज है, और उस सब्जेक्ट का वो आज भी रीडर है, आज भी स्टूडेंट है, आज भी नए नए चीजों को पढ़कर करेंट के साथ जोड़कर नए नए चीजों का कॉन्सेप्ट तैयार करता है, नया नया थ्योरी देता है, नया नया थीसिस देता है, नया कॉन्सेप्ट समझाता है। वैसे लोगों को कहा जाता है फिलोसफर। फिलोसफर मतलब वो व्यक्ति जिसको एक सब्जेक्ट के बारे में ह्यूज नॉलेज है, डीप नॉलेज है, और वो उस नॉलेज के आधार पे कुछ नई थीसिस क्या करता है, लिखता है, जोड़ता है, समाज को साथ और आज के वर्तमान समय के साथ जोड़कर उस कॉन्सेप्ट को समझाता है समाज को। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? फिलोसफर। फिलोसफर बहुत पहुंचा हुआ इंसान होता है, यानी बहुत डीप एनालिसिस, डीप थिंकर होता है। और वैसा ही व्यक्ति था मेकियावेली। मेकियावेली का पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली, है ना? निकोलो मैकियावेली, इनका पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली। इनका एक बड़ा प्यारा सा बुक है द प्रिंस। क्या है? द प्रिंस। और ये जो बुक है ये लिखा गया था कब पता है? हाँ, ये कब लिखा गया था? 1513। ये कब लिखा गया था? 1513। और ये जो द प्रिंस है, ये जो बुक द प्रिंस, इस बुक में वो बताते हैं कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, और बताते हैं कि एक स्टेट को ताकतवर होने के लिए द स्ट्रॉन्ग स्टेट्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग रूलर। एक ताकतवर राज्य तभी बनता है जब उस राज्य को चलाने वाला जो रूलर होता है वो ताकतवर होता है। वीक रूलर मेक्स द स्टेट वीक। आपकी सेनाएं कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कैपेबल हो, लेकिन सेना को कमांड देने वाला और चलाने वाला देश का अगर राजा ही क्या हो, अंधा हो और बहरा हो, तो देश कितना भी
कुछ हो उस देश में काबिलियत, वो देश कुछ नहीं कर सकता, पिछड़ जाता है। तो एक देश का आगे बढ़ना, एक देश का ताकतवर बनना, एक देश का सब कुछ बनना डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वहां का रूलर कैसा है, वो कितना ज्यादा फिलॉसफर। प्लेटो ऐसे रूलर को कहता था फिलॉसफर क्यों होना चाहिए, यानी कैसा राजा होना चाहिए जो एथिक्स के आधार पे, वैल्यूज के आधार पे सही डिसीजन ले, लोगों के हित में, लोगों को जस्टिस करते हो। पर मैकियावेली कहता था कि कैसा राजा चाहिए एक स्टेट का, एक बेहतर स्टेट के लिए कैसा राजा होना चाहिए, एक स्टेबल स्टेट के लिए कैसा राजा होना चाहिए। बोला पावरफुल रूलर नीड्स फॉर द पावरफुल स्टेट। जो राजा ही क्या कमजोर है, उसका राज्य तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अक्सर इतिहास में देखा जाता है जो राजा वीक हुए हैं, भले उनका साम्राज्य का बहुत गौरव रहा है, बहुत वहां पे नाम रहा है, लेकिन वो डूब गया था। अरे ड्राइवर, चलाने वाला का ड्राइवर खराब है, चाहे कितना बड़ा गाड़ी दे दे, वो गाड़ी ठोकेगा। वही बात यहां पे भी है। मैकियावेली बोलता है द किंग शुड बी ब्रेव लाइक अ लायन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स। बोलता है राजा को शेर की तरह, द किंग शुड बी ब्रेव लाइक अ लायन, एक शेर की तरह बहादुर, डिसीजन लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपका किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करके आपका नेशनल सिक्योरिटी, आपका देश के लोग हिफाजत महसूस करते हैं और आपका देश का सारे लोग आवाम सुरक्षित रहते हैं, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि युद्ध करके, कई दफा जो है युद्ध करना भी मैंडेटरी हो जाता है अपने राज्य को और अपने राज्य में अमन, शांति और प्रोग्रेस लाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए युद्ध करनी पड़ती है कई दफा। और राजा को उस समय इतना नहीं सोचना पड़ेगा हम युद्ध करेंगे तो ये होगा, हमारे लोग मारे जाएंगे। अरे भैया 10 लोग मारे जाएंगे, आपके इतने सारे आवाम तो सेफ होंगे? किसी ना किसी को तो शहादत देना पड़ता है ना देश के लिए। आज हमारा वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दे रहे हैं। आगे क्या बता रहे हम? आगे क्या बता रहे? और दूसरा बोलते हैं कनिंग लाइक अ फॉक्स। बोलते हैं राजा को खाली शेर की तरह बहादुर और ताकतवर केवल शिकार करना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। कहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना है और कहां पे बल का इस्तेमाल करना है, ये राजा को सही से पता होना चाहिए। हर बाजी आप युद्ध से नहीं लड़ सकते हो, लेकिन कुछ बाजी बिना युद्ध लड़े अपने दिमाग से खेल के जीत सकते हो। तो आपको उस समय पता होना चाहिए कि राज्य को कब दिमागी, यानी कब आपको स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी के तहत आपको काम करना चाहिए और कब कहां पे ऑफेंसिव डिसीजन लेना चाहिए, यानी कब ऑफेंसिव डिसीजन लेना चाहिए और कब डिफेंसिव डिसीजन लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यू आर डिसीजन मेकर। आपके ऊपर पूरा राज्य का भविष्य और राज्य के लोगों का क्या होता है, जान, प्राण, हिफाजत सब डिपेंड करता है। यही बात मैकियावेली कहा। मैकियावेली वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले कहा द रिलीजियन मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। धर्म राजनीति के साथ नहीं चलता है, और धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज है, दोनों को एक नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था ना, राजा होता था लेकिन राजा के ऊपर होता था धार्मिक पीपल, रिलीजियस लीडर, पोप। यूरोप में चर्च का जो पोप होता था, फादर, वो लोग क्या करते थे, राजा को एडवाइस देते थे कि ये करो, और राजा भी उस बातों को मान नहीं पाता था। राजा वही करता था जो ऊपर के पुजारी और पुरोहित लोग कहते थे। बोलते भाई तुम राजा राज्य का शासक होता है, तुम वो थोड़ी कहोगे, वो थोड़ी करोगे जो तुम्हारे धार्मिक बाबा और पुरोहित कह रहे हैं, तुम वो करोगे जिससे राज्य का भला हो। तो यही कहा सबसे पहले, ये पहला व्यक्ति जिसने मैकियावेली, जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेपरेटेड, जो क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, रिलीजियन को, कहां से, पॉलिटिक्स। बोला राजनीति, धर्म के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। और आज हमारे देश में धर्म के आधार पर राजनीति होता है। आज हमारे देश ये बोला कि राजनीति धर्म पे नहीं होना चाहिए, और राजनीति, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी ब्रिंग्स
Politics should not be brings religion, and religion should not brings politics. यानी धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए और राजनीति को धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कहना था मैकियावेली को, रिलीजन इज द प्राइवेट अफेयर एंड पॉलिटिक्स इज द पब्लिक अफेयर। और पॉलिटिक्स का हेड होता है स्टेट का रूलर, तो ही कैन टेक एनी डिसीजन फॉर द पब्लिक अफेयर। और प्राइवेट अफेयर, चूंकि जो रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, लोगों का अपना आस्था है, तो वो अपने निजी तक रखे, स्टेट में ना घुसाए। हम तुम्हारे प्राइवेट लाइफ और प्राइवेट रिलीजियन, तुम कौन सा धर्म से आते हो, क्या मानते हो, क्या नहीं मानते हो, पूजा करते हो कि नहीं करते हो, मानते हो कि नहीं करते, इसमें हम नहीं जाएंगे। स्टेट नेवर इंटरफेयर इन योर रिलीजियस मैटर, but religious leader should not interfere in politics. Politics is the game of, politics is the duty of ruler, not the religious leader. Understand? तो यहां पे क्या बनाया, किंग को पावर ज्यादा दिया और रिलीजन को क्या किया, सप्रेस कर दिया। और इसी ने सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या दिया था, स्टेट। अब बात आता है कि एक स्टेट, यहां तक समझाए स्टेट क्या होता है। स्टेट जो है क्या होता है, एक बेसिक चीज बताते हैं। स्टेट इज बेसिकली द कम्युनिटी ऑफ पीपल। स्टेट क्या होता है, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल होता है, लोगों के समुदाय और लोगों के संगठन को सामूहिक तरीके से क्या कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। अब स्टेट का निर्माण कैसे हुआ, स्टेट का निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर थ्योरी है। आज हम थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, आज हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो देखो, स्टेट को सबसे पहले इसका डिफिनेशन थोड़ा समझ लो। स्टेट का डिफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट दे डिफाइन स्टेट इन अ डिफरेंट वे। बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से राज्य को क्या किए हैं, परिभाषित करने की कोशिश की है। सबसे पहला स्कॉलर्स आता है एरिस्टोटल, ये तो फादर है। पहला ही बात ही क्या कहता है, ये कहता है, जब इनसे पूछा गया भाई आप स्टेट को क्या समझते हो, तो बोलता है, he defines state that state is the community of people, state is the community of family and villages। क्या बोलता है ये, स्टेट क्या है, एक कम्युनिटी है। किसका कम्युनिटी है, फैमिली का। मतलब स्टेट इज द कम्युनिटी ऑफ द, स्टेट इज द एसोसिएशन और कम्युनिटी ऑफ फैमिली और विलेज, यानी बहुत सारे परिवारों और बहुत सारे गांवों को मिलाकर क्या बनता है, स्टेट बनता है इनके अनुसार। और फिर क्या बोलते हैं, बोलते बहुत सारा फैमिली और गांवों को मिलाकर राज्य का निर्माण होता है। और ये राज्य का निर्माण लोग इसलिए करते हैं ताकि वे अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रख पाए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और ग्रेटेस्ट गुड कर सके। यानी ग्रेटेस्ट गुड का मतलब होता है वो जो उनका जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उस स्टेट के माध्यम से क्या करे, फुलफिल कर सके। यानी स्टेट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ह्यूमन। यानी लोगों ने मिलकर राज्य को बनाया, क्यों बनाया, ताकि उनके जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है जीवन जीने के लिए, वो तमाम चीज मुहैया करवा सके। इसलिए क्या बना, स्टेट बना। तो एरिस्टोटल क्या बोला, एरिस्टोटल साफ साफ बोल दिया, स्टेट इज द कम्युनिटी ऑफ फैमिली एंड विलेजेस, है ना, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। जो आम लोगों की जो भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया, एक राज्य बनाया जो परिवार और गांव को लेकर बना है। समझ में आया, ये एरिस्टोटल का कहना था। अब देखो एरिस्टोटल का ये कहना था, एक और व्यक्ति,
वो कहता है क्या है स्टेट, तो कहता है स्टेट इज द पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ द पीपल। वो डायरेक्ट कह देता है कि स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है। क्या है? पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक राजनीतिक समुदाय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। कौन कहा ये बात? ये कौन कहा? नहीं, ब्लंसिल बोल के एक स्कॉलर्स है जो कहता है स्टेट क्या है, स्टेट है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, लोगों का एक राजनीतिक एकत्रित लोगों का क्या है, संगठन है। तो ये तमाम बात कहा। इवन जॉन लॉक एक और व्यक्ति है, वो स्टेट को क्या कहता है, वो बोलता है स्टेट जो है एक लोगों का संगठन है जो बनाया गया है दो कारण से। पहला कारण, हु प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल हु लिव्स इन स्टेट। स्टेट में रहने वाले लोगों का बाहरी अटैक से और आंतरिक अटैक से उनको क्या करेंगे, बचाएंगे। यानी सुरक्षा देने के लिए बाहरी आक्रमण से और आंतरिक आक्रमण से उनको क्या करने के लिए, हिफाजत करने के लिए। यानी देयर आर टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द स्टेट। उन लोगों का कहना था कि स्टेट बनाने का दो मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव था। एक ऑब्जेक्टिव था कि जो स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक्सटर्नल अटैक से और इंटरनल अटैक से उनको क्या करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। यानी सबसे बड़ा बात है कि स्टेट एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और दूसरा लोग क्या बात किया कि जितना भी उनका जो बेसिक राइट्स है, जो नेचुरल राइट्स है, उस नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्शन दे, इसीलिए स्टेट बनाया गया। यानी स्टेट दो ही कारण से बनाया गया। एक तो जो लोगों का जो नेचुरल राइट्स होता है, जो व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो कुछ राइट्स लेकर आता है। जैसे क्या क्या राइट्स लेकर आता है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार होता है, राइट टू लिबर्टी, कुछ बोलने का, अपना स्वतंत्रता का एक्सरसाइज करने का अधिकार होता है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, और संपत्ति रखने का अधिकार होता है। तो ये जो भी ये तीन राइट्स है हर लोगों का, हर लोगों के तीन राइट्स को बाहर आकर ना ले ले, कोई कैप्चर ना कर ले, कोई इनको डिप्राइव ना करे, इनके इन अधिकारों से वंचित ना करे, सुनो है, कोई वंचित ना करे, इसको देखरेख करने के लिए बनाया गया क्या, स्टेट। ये बात जो है इन लोग के द्वारा कहा गया। अब एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गार्डनर। कौन है? गार्डनर। क्या कहता है ये? हाउ गार्डनर डिफाइंस द स्टेट। गार्डनर बोलता है 4 एलिमेंट चाहिए कि स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए। 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे स्टेट। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 में से एक भी नहीं है, या 4 में से एक भी गायब है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग स्टेट नहीं कह सकते। और इसी को एक्सेप्ट किया गया, एंड दिस डिफिनेशन इज एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल साइंस फॉर द स्टेट। है ना? स्टेट को क्या कहा जाएगा, स्टेट किस आधार पे कहेंगे, ये गार्डनर तय किया। अब ये 4 एलिमेंट कौन कौन सा है जो गार्डनर बताया, ये बात नहीं करो, अच्छे से समझो। ये 4 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 एलिमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब ये बताते हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स नीड टू बी स्टेट। एक स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए कितना एलिमेंट चाहिए? कौन कहा? गार्डनर। वेरी गुड। अब गार्डनर जो है सबसे पहले बोलता है कि एक स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। सबसे पहले तो भाई जनसंख्या। दूसरा चाहिए फिक्स टेरिटरी, है ना? दूसरा चाहिए क्या? फिक्स टेरिटरी। क्या चाहिए? फिक्स टेरिटरी। फिक्स टेरिटरी का मतलब, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड का मतलब होता है निश्चित क्षेत्र, यानी मैंडेटरी टेरिटरी चाहिए, फिक्स्ड चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाड़ा पे लेकर आए हो टेरिटरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना होना चाहिए, है ना? तीसरा चीज क्या बोला? तीसरा चीज होना चाहिए गवर्नमेंट। एक स्टेट को स्टेट कहलाने के लिए 4 चीज चाहिए।
एक चाहिए पॉपुलेशन, एक चाहिए फिक्स टेरिटरी, एक चाहिए गवर्नमेंट, और चौथा बात ये लोग क्या किया, एक चाहिए सोवरेनिटी। ये ध्यान दो। और चौथा क्या चाहिए, सोवरेनिटी। अब इंग्लिश में बता दे रहे, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पहला चाहिए राज्य को राज्य कहलाने के लिए। दूसरा चाहिए फिक्स टेरिटरी, फिक्स मतलब निश्चित, और टेरिटरी मतलब भूमि, यानी निश्चित भूमि चाहिए। अच्छा देखो भाई, कोई भी स्टेट के लिए तो सबसे पहले बेसिक चीज होता है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब लोग, जनता, जनता से ही तो क्या बनता है, राज्य बनता है ना। तो सबसे पहले जनता चाहिए। तो चलो जनता किसी अगर स्टेट में हो गया, जैसा हम लोग, हम भारत के जनता, भारत के हम लोग क्या है, लोग हैं, जनता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा चीज क्या चाहिए, भूमि। अब जनता जो है अभी रहेगा कहाँ, पानी में तो रहेगा नहीं, आसमान में तो रहेगा नहीं, हवा में तो रहेगा नहीं, रहेगा कहाँ, जमीन पे। तो जमीन तो होना चाहिए ना जहां पे लोग रह सके, जीवन जी सके, जमीन खरीद सके, अपना परमानेंट स्टेबल लाइफ क्या कर सके, जी सके। जीने के लिए आवश्यक जमीन भी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए भूमि, जहां पे रह सके लोग अच्छे से। तीसरा चीज चाहिए, अब भूमि बना देने से थोड़ी होगा, इनको हिफाजत कौन देगा। इस जगह जहां पे रह रहे हैं, वहां पे कोई बाहर का इंसान आकर ढूक के उनका संपत्ति छीन लिया उनसे, उनको मारपीट कर दिया, तो बचाएगा कौन, इसके लिए कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट। और उनको नौकरी कौन देगा, उनको रोजगार कौन देगा, वो जीवन कैसे जिएंगे, उनको देखरेख कौन करेगा, इस सबके लिए चाहिए गवर्नमेंट, है ना। तो तीसरा चीज चाहिए गवर्नमेंट। और चौथा चीज क्या चाहिए, सोवरेनिटी, यानी संप्रभुता। संप्रभुता मतलब, संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट। एक स्टेट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए कि वो स्टेट अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के हित के लिए वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, विदाउट एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। ना बाहरी लोगों से मतलब है उसको, और ना अंदर वाले लोगों से मतलब है। जो राज्य की भलाई के लिए होगा वो डिसीजन वो ले लेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। दैट पावर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट रूल। स्वयं डिसीजन मेकर है, हम खुद इस देश के चलाने वाले हैं, तो हम डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ना बाहर के लोगों से मेरे को मतलब है, और ना हम घर के लोगों से मेरे को इंटरनल कोई प्रेशर नहीं है और नहीं एक्सटर्नल प्रेशर है। दैट पावर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन, जनसंख्या। सबसे पहला चीज क्या होता है, जनसंख्या। पर जनसंख्या में यहां पे दो चीज होना चाहिए। देखो अब जनसंख्या का मतलब होता है, अब देखो हर एक स्टेट के लिए चाहिए सबसे पहला एलिमेंट जनसंख्या। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर स्टेट इज पॉपुलेशन। विदाउट पॉपुलेशन यू कैन नॉट इमेजिन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। विदाउट पॉपुलेशन स्टेट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल बात है। कोई एक देश और ना कोई राज्य, सुनो, ना एक देश और एक ना ही एक राज्य बन ही नहीं सकता बिना जनता का। जनता ना रहेगा तो रूल किसके ऊपर करोगे, भेड़ बकरी पे, हाँ, गाछ वृक्ष पे। अरे जनता ना चाहिए भाई। तो जनता तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, कोर चीज स्टेट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला एलिमेंट क्या होता है, पॉपुलेशन। अब बात किया गया कि पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, तो देखो इसके बारे में जो है बहुत सारा ये है, यानी द साइज ऑफ पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कितना होना चाहिए। तो यहां पे बोला गया है कि जनसंख्या होना चाहिए कितना। तो एरिस्टोटल बाबा आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए जनसंख्या जो है ना 5040 होना चाहिए। सॉरी, प्लेटो बोलता है ये, प्लेटो कितना बोलता है, 5040। प्लेटो बोलता है कि एक आदर्श राज्य के लिए, आइडियल स्टेट के लिए, एक बेहतर स्टेट के लिए कितना जनसंख्या चाहिए, 5040 चाहिए। देखो ये उस टाइम का है प्लेटो, तो उस टाइम वो अपने हिसाब से बोलता है कि लगभग 5040 चाहिए। और फिर बाद में और आता है एरिस्टोटल, वो कहता है लगभग लगभग कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। यानी जनसंख्या कितना होना चाहिए कि स्टेट का 10,000 होना चाहिए। लेकिन देखो जनसंख्या क्या होता है, कोई फिक्स जनसंख्या नहीं है कि इतना जनसंख्या रहता है, बस पॉपुलेशन चाहिए। कम हो तब वो चलेगा, ज्यादा होगा तब वो चलेगा। कम अगर जनसंख्या है तब भी वो राज्य कहलाएगा, राज्य बनेगा, और ज्यादा जनसंख्या तब भी राज्य कहलाएगा।
अब बात आता है कि आज के समय में देख ले, ये उस समय बोला जाता था 10,000 जनसंख्या, ये बोलता था 5,000 जनसंख्या का राज्य होगा। आज कौन राज्य नहीं है जहां पे 5,000 जनसंख्या, गली में 5,000 मिल जाता, तो रीसरा बांगोबाग में 5,000 है। मतलब ये लोग 5,000 में पहले राज्य बना देता था देश। हमारा देश 147 करोड़ आबादी है, गिनो। दुनिया में 800 करोड़ आबादी है और 800 करोड़ में अकेला हम है 147। दुनिया का 18% आबादी हमारा देश में है। दुनिया में 18% जो है आबादी हम लोग में है। हर 5वां इंसान भारतीय मिल जाएगा हर जगह। तो एक आज के समय पे बहुत सारे ऐसे देश है जिनके पास क्या है, द स्टेट हैज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। बट आज भी बहुत सारे स्टेट है जिस स्टेट का जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा कम है। जैसे वेटिकन सिटी एक शहर है छोटा सा, वेटिकन सिटी। मलेशिया, ये तमाम बहुत छोटे छोटे यहां पे देश है जिनका जनसंख्या बहुत कम है। ये लोग बुलाते हैं, आ जाइए मेरा जनसंख्या, हम आपको नागरिकता दे देंगे, नागरिकता के साथ आपको यहां का लड़की से शादी भी करा दिया जाएगा, शादी के साथ आपको बैंक बैलेंस भी दे दिया जाएगा, आपको जमीन भी दे दिया जाएगा, गाड़ी भी दे दिया जाएगा, है ना, ये तमाम चीज दे दिया जाएगा। देखो बहुत सारा स्टेट होता है जो जिस समय उनका जनसंख्या नहीं था, तो जनसंख्या नहीं था तो जनसंख्या देने के लिए क्या करते थे, बहुत सारा रिवॉर्ड बांटते थे। और आज वो हमारा देश है, तो हमारा देश है जो बोलता है साला रख रहे तुम्हारा उतने हमारा भारी है, हाँ तुम्हारा रिवार्ड दे हम, तुम कम हो जाए तो हमारा खुशी होगा, है ना। भारत की स्थिति है, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 2023 में चाइना को भी बीट कर दिया। तुम कैसे आगे रहेगा बे, हमारा रहते ये है। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है, बट पॉपुलेशन होनी चाहिए। लेकिन हम बता रहे हैं एक अच्छा स्टेट के लिए, फलता फूलता स्टेट के लिए, बेहतर स्टेट के लिए जनसंख्या उतना होना चाहिए जितना कि वहां लैंड है, जितना कि वहां रहने लायक जगह है, जितना वहां पे रिसोर्सेस है, उसके ही अकॉर्डिंग वहां पे क्या होना चाहिए, लोग भी होना चाहिए। जिससे क्या होगा, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सभी को जॉब मिलेगा, सब अच्छा लाइफ स्टाइल होगा सभी का, है ना। समझ में आया, पॉपुलेशन समझ में आया। और एक क्लास पढ़ा देते हैं, फिक्स टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद बाकी अगले दिन पढ़ते हैं। अब फिक्स टेरिटरी क्या होता है, फिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हर देश का क्या होता है अपना एक टेरिटरी होता है। देखोगे हमारे भारत में एक मैप है, यहां से यहां तक हमारा भारत है ना भारत। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पता चला कि यहां से यहां तक जो है हम लोग का भारत है, अब पता चला कि ये एरिया किसी और का है, इधर आना सब जगह, बीच में कोई किसी और का है, तो हमारा परमानेंट नहीं ना है। पता चला कि आधा एरिया किसी दूसरे से लिए, किसी देश से, और फिर बाद में मान लेता है, तो ऐसे नहीं होता भारत पे। सब फिक्स टेरिटरी का मतलब होता है आपके पास एक निश्चित भूमि होना चाहिए जो आपका होना चाहिए। तो जैसे भारत का ये पूरा एरिया है, ये तमाम भारत है, और टेरिटरी का मतलब होता है एक फिक्स भूमि होना चाहिए, जमीन होना चाहिए।